हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 8 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है और इसे यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। याद रखना है, एक पूछा जाता है रावत भाटा, तो याद रखना है रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है और ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या है। फटाफट से आंसर करते आएंगे। ध्यान दीजिएगा, लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकस दूरी मीटर में होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस दूरी को मीटर में चेंज करेंगे। तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 मीटर। याद रखना है। तो अब बात करते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता होता है P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 लिख देंगे अपॉन, और f का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, तो 1/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 4 चला जाएगा। आंसर देखिए प्लस में आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा +4d। डी जो है ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है और प्लस जो है ये इंगित करता है उत्तल लेंस, यानी कि हमारा जो ये लेंस है किस प्रकार का है, तो उत्तल लेंस है। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। चलिए, तो तीसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लुई 16वां के शासनकाल में कब हुई थी, तो याद रखना है डेट को, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाली। याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। लेकिन ऑप्शन में हिंदी नहीं है, इसलिए बंगाली के साथ जा सकते हैं क्योंकि दूसरे स्थान पर बंगाली है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है विशेषता है। आपको बताना है किस राज्य की विशेषता है सूफिया कलाम, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, ये कश्मीर की विशेषता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना इसका जो सही जवाब है किसने की थी, तो लेनिन ने। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बोल्शेविक क्रांति जो है ये रूस से संबंधित है, याद रखना। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 8 चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 7 का पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट नहीं जानते बता दें, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। फटाफट से आंसर करते हैं। याद रहे, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे मिलते हैं इस चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बिक्री कर हो जाएगा। ये जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी तीनों है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसेमिया के रोगों में शरीर में निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। यानी कि पूछा जा रहा है कि थैलेसेमिया के रोग में शरीर इन चारों ऑप्शन में से किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो याद रखना है इस बीमारी में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, हीमोग्लोबिन। याद रखना है, हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त है लाल होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम की बात करें तो प्रथम हो जाएगा डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय कौन हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे स्थान पर जाकिर हुसैन है और चौथे स्थान पर कौन है तो याद रखना है डॉक्टर वीवी गिरी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1985 ईस्वी में। और कौन सा संविधान संशोधन था तो 52वां, याद रखना है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपको आंसर करने हैं निम्न में कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा त्वचा। त्वचा जो है ये शरीर में विटामिन डी बनाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी के साथ चला जाएगा फ्रांस पेरिस, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना तो 1945 ईस्वी में, डेट को भी याद रखना है, स्थापना 1945 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 5 जून को, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा है। चलिए तो 14 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बेनजीर भुट्टो, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़े हैं। बाकी जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नसीर ये सभी जुड़े हुए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में पुर्तगालियों को पहला वायसराय कौन था, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ फ्रांसिस्को द अल्मेडा, याद रखना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित की थी, याद रखना है कहां पर, कोचीन में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है, हर रोज डेली प्रैक्टिस सेट को लगाना है। अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि बाद में तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है इलाहाबाद हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में, याद रखना है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, याद रखना है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना, याद रखना है। उसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था तो याद रखना इलाहाबाद में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मला शेरोन किस खेल से संबंधित है, फटाफट से आंसर करेंगे। निर्मला शेरोन किस खेल से संबंधित है, सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा स्प्रिंट खेल से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत भवन कहाँ स्थित है, फटाफट से आंसर करेंगे। भारत भवन कहाँ स्थित है, चलिए तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा, भारत भवन भोपाल है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, याद रखना है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे कम पूछा जा रहा है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 19 का जो राइट आंसर है जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बलुई दोमट, याद रखना है। बलुई दोमट मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। अगर बात करें सबसे अधिक किसमें होती है तो चिकनी मिट्टी में, याद रखना है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखना है चिकनी मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा आयन मंडल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हवाई जहाज जो है ये किस मंडल में उड़ते हैं तो समताप मंडल में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, चलिए तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 21 जून को, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 21 जून को ही याद रखना है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को, याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग,
नीलगिरी पहाड़ियाँ, याद रखना है ये कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। वल्केनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वल्कनीकरण, याद रखना है। तो निम्न में से कौन सा रबर के वल्कनीकरण में प्रयोग होता है, तो सल्फर, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सल्फर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसके जो अनुपात है यंग गुणांक कहते हैं, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, यंग गुणांक। और इसका मात्रक क्या होता है, तो यंग गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखना है। यंग गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आयुर्वेद से, याद रखना है। और चरक जो है ये कनिष्क के समकालीन थे, याद रखना है। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, इस पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो सेशन को जरूर लाइक करें, अगर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है ताशकंद समझौता, याद रखना है। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 ईस्वी में, इस डेट को भी याद रखना है, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या है आपको बताना है, फटाफट से आंसर करेंगे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या है, तो याद रखना है सभी को हम जोड़ देंगे तो 2 + 8 + 5 कितना होता है, तो 8 × 2 = 10, 5 15 होता है। और 15 किसका होता है, परमाणु क्रमांक। तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, फास्फोरस का होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। सल्फर का कितना होता है, तो 2 8 6। और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, तो 2 8 2। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, फटाफट से आंसर करेंगे। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो याद रखना है इसका सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा मेलानिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बेंगलुरु में, याद रखना है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में। दोनों को याद रखना है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा और टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, खैबर दर्रा के माध्यम से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितनी है, आंसर करेंगे। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितनी है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, याद रखना है 20.53 दिन। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के संदर्भ में, तो याद रखना है पृथ्वी के संदर्भ में है 27 दिन 8 घंटे, दोनों को याद रखना है। सूर्य के संदर्भ में हो जाएगा ऑप्शन ए, और पृथ्वी के संदर्भ में 27 दिन 8 घंटे, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी 16 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आंसर करेंगे। चलिए, तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी, चलिए आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ, क्या जाएगा ए एंड सी। याद रखना है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? एनी बेसेंट। याद रखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मद्रास में पूछा रहा है, तो 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि पुणे में कौन थे, तो याद रखना है पुणे को हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोनों को याद रखना है, मद्रास में पूछे तो एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? फटाफट से आंसर करेंगे। संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, अनुच्छेद 29 में। याद रखना है। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखना है। नेक्स्ट है पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब? तो 1985 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल, काठमांडू। याद रखना है। और सदस्य देशों की संख्या 8 है। सभी पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वित्त आयोग है एक क्या है? वित्त आयोग क्या है? निजी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, या संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाने वाली संस्था है? तो याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि वित्त आयोग जो है ये आर्टिकल 280 में दिया गया है और ये एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग कौन थे? तो केसी नियोगी। ये भी पूछा है, तो याद रखना है प्रथम वित्त आयोग कौन है? तो केसी नियोगी। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। केचुआ, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ? चलिए तो इसका जो सही जवाब है जीवाणु हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को भी लाइक करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा कलकत्ता। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना है। नेक्स्ट है खालिस्तान को लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या देगा? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। एक पूछा था बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बक्सर का युद्ध है ये किनके बीच लड़ा गया था। आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। नेक्स्ट है पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? फटाफट से आंसर करेंगे। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? चलिए तो याद रखना है पेडोलॉजी जो है ये मृदा का अध्ययन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या देगा? मृदा का अध्ययन है पेडोलॉजी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। और सबसे पहले ध्यान में रखना है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए बता देते हैं कौन कौन। देखिए सबसे पहला समस्थानिक है प्रोटियम जिसको हम डिनोट करते हैं H11 से या इसको H भी लिखते हैं। याद रखना है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसको हम लिखते हैं H12 से या इसको D से भी लिखते हैं। याद रखना है। और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसको हम H13 या T से लिखते हैं। तो इसमें पूछा रहा है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। रखना यानी कि H13 कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस माध्यम पर निर्भर करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंग दैर्ध्य पर, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है ध्वनि का जो वेग है ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो सबसे अधिक ठोस माध्यम में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ?
तो इसका जो राइट आंसर 1936 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ हुई? फटाफट से आंसर करेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, तुर्की के साथ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेवर्स की संधि कब? तो 10 अगस्त 1920, याद रखना है 10 अगस्त 1920 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखना है कोटोपैक्सी पर्वत है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में। याद रखना है, आपको कमेंट करके बताना है कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता? आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता। तो इसका जो राइट आंसर है डी के साथ चला जाएगा, चावल पर नहीं लगता। याद रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मलाला यूसुफजाई। याद रखना है, और ये पाकिस्तान की है। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ रात 8 बजे।